नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं सत्र लेकर आया हूँ उसने कहा था चंद शर्मा गुलेरी जी का है, जो सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुआ था। वो कहानीकार द्विवेदी युग के हैं। चलो कहानी शुरुआत करते हैं। बड़े बड़े ये हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बाबू बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखें के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पौरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गलान निराशा उस शोक के अवतार बने नाक की सीधे चल जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बच्चों खालसा जी हटो भाई जी, ठहरना भाई आने दो लाला जी, हटो बाझा कहते हुए सफ़ेद फेंटों खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेलते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती है नहीं है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती है, तो उनकी बचने वाली कि ये नमूना हट जा जीने जोगिए, हट जा करावलिए, हट जा पुतिया प्यारिये, बज्जी लंबी वालिये। समस्त में इनके अर्थ हैं, तू जीने के योग है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती, बच जा। ऐसे बम्बू कल्टा वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए बढ़िया है। दुकानदार पर एक परदेसी के से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे कहाँ हैं मगरे में और तेरे माझे में यहाँ कहाँ रहती है। अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ और उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेली कुरमुराई हो गई है। इस पर लड़की कुछ आगे आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमुराई हो गई है। उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली और हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली और रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहीं नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना ज़्यादा और मेह और बर्फ़ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। ज़मीन कहीं दिखती नहीं। 2-2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ खाड़ी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते थे। जो कहीं खंदक से बाहर सफ़ा या कोहनी निकल गई थी तो चटाक से गोली लगती थी। ना मालूम बेमानी मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खा कर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मलमल का हरा घास है। फूल और दूध की वर्षा कर देती हैं और लाख कहते हैं कि दाम नहीं लेती हैं। कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना में घेरे घोड़ा बिकता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म
मिल जाए, फिर 7 जर्मनों में अकेला मारकर न लौटूँ तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ये वो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक का जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले में जमादार और नायक के चलाए नहीं चलते हैं, बड़े अफसर दूर ही सोचते हैं। 300 मील की सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना बोला। पर क्यों? पर करे क्या? हड्डियाँ में तो जाड़ा धंस गया है, सूर निकलता नहीं है और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बवालियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिंगड़ी में कोले वाल डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियों लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पहरा बल लें। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तरपड़। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घूमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लाड़ी होरा को यह भी बुला लूँगे और वहीं दूध पिलाने वाली फरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं? देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते हैं। वह सिगरेट देने में हठ करती हैं और ओठों में लगाना चाहती हैं, और पीछे हटता हूँ तो समझती हैं कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, मैं जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने कंबल में उसे उड़ाते हो और आप सिंगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम नामादी पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं बुलेर के खंड के किनारे मरूंगा। भाई कीर्ति सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ की लगाई हुई आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने तेवरी चढ़कर कहा, क्या मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर में तो ते पिसोर न जुदाइए, कर लेना लोंगा 2 व्यापार माइए, कर लेना नदेरा सौदा आइए। ओए लाना चटका कद्दुए ना नू, कद्दू बनाया ओए मज़ेदार गोड़िए, हुन लाना चाटाकू को दिए नू। कौन जानता है कि दाढ़ी वालों घरबारी सीख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। यह सारी खंदक इस गीत में गूंज उठी। वो सिपाही फिर ताजे हो गए और जिमानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई और अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, लाना सिंह के 2 कंबल, एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लाना सिंह पहाड़े पर खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लाना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिंगड़ी है और मुझे गर्मी लगती, पसीना आ रहा है। ना, मैं न पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास तुम्हारी गर्मी जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन कर भेज रही है मैम, गुरु उनका भला करे। यो कहा कर लाना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यो कहा कर ना ही करते हुए बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर उस पहाड़ी पर वह खड़ा रहा। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर है, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ पर 15 जवान खड़े कर आया हूँ।
कि तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गई। बाल बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लाना सिंह ने उसे रोका। लाना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लाना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लाना सिंह की सिंगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लाना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, तुम भी पियो। आंख मारते मारते लाना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिंगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब की पट्टिया वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लाना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के हुए मज़े यहाँ कहाँ हैं? याद है परसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने में वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी। आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे पे निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट के मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने यह विलायत भेज दिया था। वैसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ, लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुम सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिला सिलाई ले आता हूँ, कहकर लाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा कि उसे झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लाना सिंह, क्या कयामत आएगी? जरा तो आँख लखने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहन कर कोई जरबन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशाने देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल कर जाओ। पत्ता ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो है या कि यही ऐसी तेरी हुक्म है कि मेरा हुक्म? जमादार लाना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है कि मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 हैं। 8 नहीं, 10 लाख हैं। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई की मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा था। बाहर की तरफ जाकर एक दियासलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की कूहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ में दियासलाई गिर पड़ी। लाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मीन कर गौट कहते हुए चित हो गए। लाना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंकी और साहब को घसीट कर सिंगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपने जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लाना सिंह हटकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी सीखी है। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगधारी के ज़िले में नीलगायें होती हैं, उन्हें के 2-4 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते हैं। लाना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी।
साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले हैं। लाना सिंह कहता गया कि चालाक तो बड़े हो पर माझे का लाना इतने बड़े लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा हो, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की तबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मजा बिछाकर हुक्का पीता रहा। वो कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें इसे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बंडियों को बहकाता था कि डाक खाने में रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी को दाढ़ी मूड़ ली थी और गांव से बाहर निकल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चलाकर वो लाना की जांग में गोली लगी। इधर लाना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों साहब की कपाल क्रिया की। धड़ाका सुनकर सब दौड़ गए आए और बोधा चिल्लाया, क्या है? लाना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया है, मार दिया और औरों के सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गई। लाना सिंह ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियाँ के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खा में घुस पड़े और सिखों की बंदूकों के बार ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लाना सिंह तक मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। वो 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे और थोड़े से मिनटों में वो आज अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ पड़े। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पर रोना शुरू कर दिया। एक और किलकारी और अकाल सिखों दी फौज आई। वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन तो खेत रहे थे, वो करा रहे थे। सिखों ने 15 के पराड़ गई और सूबेदार के दाहिने कंधे में भी गोली आर पार निकल गई। लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर किया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लाना सिंह को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चाँद निकल आया था। चाँद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाढ़ भटकी भाषा हो। दंत मीरा उपदेशाचार्य कहलाती थी। वजीरा सिंह कहा रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया तो सूबेदार लाना सिंह ने से सारा हाल सुन और कागजात पर कर वो उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने और खाई वालों ने सुन ली और उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया और यहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सब होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाई गई और दूसरी से में लाशें रखी गई। सूबेदार लाना की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोड़ में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया और लाना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं। यह देख लाना ने कहा, तुम बोधा की कसम है, वो सूबेदारिन जी की सौगंध है, अब जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना और जो जर्मन मुर्दों के लिए तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया और भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारिन होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया है। गाड़ी चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लाना का हाथ पकड़ कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, लिखना कैसा है, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा था वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी की जाते लाना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे तर हो रहा था। मृत्यु के सामने कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर हट जाती है।
लाहना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़मुड़ाई हो गई है, तेरा विवाह हो गया है, तब वह धत कहकर वह भाग जाती है। उस एक दिन वैसे ही पूछा जो उसने कहा था, हाँ कल हो गई है, देखते नहीं या रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लाना सिंह को दुख हुआ और क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लाना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान नहीं ना रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। वह रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पड़ जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पड़ जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। उस सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँच गया। जब चलने लगे तब सूबेदार बेटे में से निकल कर कहा, बोला लाना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती हैं, जा मिला। लाना सिंह भीतर पहुंचा तो सूबेदारनी मुझे जानती हैं, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में थे तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लाना सिंह चुप रहे। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़मुड़ाई हो गई है, धत कल हो गई है, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भाव की टकरार से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बाहर निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। सपन चल रहा था। वो सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों को एक घगड़िया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में, भर्ती हुई है, उसे 1 ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए हैं, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है? एक दिन तागे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप उस घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, या मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आचर पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबड़ी में चली गई। लाहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लाना चुप रहा, फिर बोला, कौन कीर्ति सिंह है? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर दे, अब पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा उतना ही बड़ा आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम में 18वीं सूची मैदान में घाव से मरा 77 नंबर सिख का राइफल जमादार लाना सिंह मर चुका है। यहीं पर एक कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। ये कहानी यदि आप सबको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को। धन्यवाद।